बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। डे 6, लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 11, फिजिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एयर फोर्स के लिए। मैं आप लोगों को बड़ा मिस करूंगा, फ्री क्लासेस वालों को। लिटरली बहुत मिस करूंगा, क्योंकि तुसी हर रोज मेरे सिर दर्द लाते हो। हर रोज आपको पढ़ाना ज्यादा पड़ता है और आपकी वजह से सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है हर रोज। फिर इसके बाद मेरे से काम ही कोई नहीं होता। तो मैं आज के बाद आप लोगों को मिस करना स्टार्ट करूंगा। आज के बाद आपसे मुलाकात होगी। अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पेड कोर्स की क्लास में मुलाकात होगी। अगर पेड कोर्स नहीं ज्वाइन करोगे तो ऑब्वियसली फिर एजू स्मार्ट चैनल यूट्यूब तो आपने सब्सक्राइब किया होगा, वहां पे मुलाकात होगी। अगर वहां पे नहीं मुलाकात होगी तो टिकटॉक ज्वाइन किया होगा, वहां पे मुलाकात होगी। वहां पे नहीं मुलाकात होगी तो मोहम्मद फैजान के नाम से यूट्यूब चैनल है, जो अभी मैंने कल ही रिसेंट बनाया, कल एक वीडियो डाली है उस पर, अबाउट द सोशल इश्यूज एंड सॉल्यूशंस। तो वहां पे मुलाकात होगी। अगर वहां पे नहीं मुलाकात होगी तो कम अज कम अगर आप FBR ANF ASF में जाना चाहोगे तो एजू स्मार्ट प्लस चैनल पे मुलाकात होगी। अगर एजू स्मार्ट प्लस चैनल पे मुलाकात नहीं होगी तो आप हो सकता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी या व्हाट्सएप चैनल पे होंगे। अगर वहीं वहां पे भी नहीं मुलाकात होगी तो ये जगह आप जरूर देखेंगे कि अगर तुसी मैनू किते फॉलो नहीं ना किता, मैं फिर भी किते ना किते आ जाना है। और ये याद रखिएगा, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FNSC ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਰਮੀ ਨੇਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਕੋਲ ਹੀ ਤਿਆਰੀ करनी है। भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ये मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे हो जाएंगे, वो बड़े हो जाएंगे, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन मैं एफएनएस पे मौजूद रहूंगा, एजू स्मार्ट चैनल पे मौजूद रहूंगा। आपके बच्चे भी इस चैनल से तैयारी करेंगे। ठीक हो गया? तुसी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ नहीं देंगा, बट आई विल मिस यू एवरी। ओके, सो आज का बेटा चैप्टर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 11। मैंने आज तक फ्री कोर्स इतना लंबा नहीं दिया जितना लंबा ये हो। नेक्स्ट ईयर 2027 में जो फ्री कोर्स होगा वो इतना लंबा नहीं होगा। मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा, लेकिन दूंगा तो जरूर। ठीक है सर जी, एडा लंबा प्लान याद रखिए। मेरा एक माइंडसेट है, शॉर्ट प्लान बना के उनमें सक्सेस हासिल करने से अच्छा है, ये मेरे लिए है, कि एक लंबा प्लान बनाओ और उसमें बार बार फेल हो जाओ, बार बार फेल हो जाओ। ये मेरा एक माइंडसेट है कि शॉर्ट प्लान नहीं मैं बनाता। प्लान शॉर्ट नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट प्लान बनाओ उसमें सक्सेस मिल जाए। प्लान हमेशा लंबा हो और उसमें बार बार फेल होने का जो मजा है ना, आय है, आप तो फिर सोच ही नहीं सकते कैसा मजा है। लेक्चर नंबर 11 इज अबाउट फिजिक्स फॉर एफएनएस एकेडमिक टेस्ट। आज बेटा कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस, मैंने इसके भी 104 टॉपिक्स आप लोगों को बताए हुए हैं। लॉज ऑफ मोशन आज हम डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर, न्यूटन्स लॉज, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड साउंड, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मॉडर्न फिजिक्स, फ्लूइड्स, रोटेशन, मोशन। और 17वें नंबर पे लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर में से आपके पेपर में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल में आपको लास्ट वाले चैप्टर नंबर 17 में, ये टॉपिक नंबर 17 में बताऊंगा कि न्यूमेरिकल आपको कहाँ से है। ओके जी, टॉपिक नंबर 1 इज अबाउट लॉज ऑफ मोशन। मोशन मींस चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, इट मींस बॉडी मूव कर रही है। लॉज ऑफ मोशन एक्सप्लेन हाउ ऑब्जेक्ट मूव एंड हाउ फोर्स अफेक्ट देयर मोशन। न्यूटन ने 3 लॉज मोशन के दिए थे, जो कि फाउंडेशन है मैकेनिक्स की। इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटा अगर हम इसकी बात करें तो फोर्स है। फोर्स, पुश करना भी एक फोर्स है, पुल करना यानी खींचना भी एक फोर्स।
फोर्स का मतलब होता है किसी बॉडी को स्टॉपिंग पोजीशन से मूवमेंट में लाना, या लाने की कोशिश करना, या उसको कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहना, फोर्स कहलाता है। मैस होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन द बॉडी, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अच्छा जी, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। फोर्स इज पुश एंड पुल, दोनों फोर्सेस। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है बेटा, और मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम मैस एंड वेलोसिटी के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ मोशन को फोर्स चेंज कर सकती है। टॉपिक नंबर 2 इज अबाउट काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं जो कि काइनेमेटिक्स में यूज होती हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपने ये एक डिस्टेंस यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ तक कवर किया, तो जो आपने सारे का सारा कवर किया, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक जो है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की बात करें तो बेटा स्पीड का फार्मूला है, वेलोसिटी का सारे फार्मूलाज आपके सामने हैं, यू कैन सी कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं। ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशंस की बात करें, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनके फार्मूलाज भी आप देख लें, आपको पता होगा कि ये कौन से फार्मूलाज हैं। अब तक मैं एक वीडियो। अच्छा जी, प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज। अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है ना, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क क्या होता है? वर्क डन व्हेन ए फोर्स मूव्स ऑन अ, ये मैं पढ़ाता हूँ। ओके जी। ओके। वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स मूव्स एन ऑब्जेक्ट थ्रू ए डिस्टेंस। जब एक बॉडी अगर पड़ी है, उस पे फोर्स लगाई, उसने जो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तय किया, इसे हम कहते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को जरब जो फोर्स लगाई, इसको हम कहते हैं वर्क। अब वर्क एक पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, और जीरो वर्क होता है। वो कब होता है? बेसिकली वर्क का जो फॉर्मूला है वो है एफ डॉट डी, यानी एफ डी कॉस थीटा। जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हम लगाएंगे ना, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री पे, तो कोई भी वर्क नहीं होगा, वर्क जीरो होगा। जब वर्क लगेगा पैरेलल, क्या लगेगा? जब वर्क लगेगा, फोर्स लगेगी पैरेलल। पैरेलल मतलब इस तरह से फोर्स लगेगी तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा और वर्क होगा मैक्सिमम। ठीक हो गया? वर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। उसके बाद आ जाता है पावर। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये पहले एनर्जी का डेफिनेशन है। एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, और पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। टाइप ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। बड़ी दफा पेपर में आया हुआ है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्केयर ड्यू टू मोशन। पोटेंशियल एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, पोजीशन की वजह से एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। और हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों एनर्जी को अगर हम प्लस करेंगे तो ये बेसिकली एनर्जी ही, जो टोटल एनर्जी है वो बन जाए। ठीक है।
प्रैक्टिस एमसीक्यूज, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और इसका ओरिजिनल फॉर्मूला एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, ये याद रखिएगा, बड़ी दफा ये यूज होगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल, पावर इज वर्क ओवर टाइम, पर पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है। एनर्जी ड्यू टू मोशन काइनेटिक, और एनर्जी ड्यू टू पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी। टॉपिक नंबर 4 इज अबाउट बेटा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के बेसिकली 3 लॉज हैं। पहला लॉ हम देखते हैं जी, ए बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट एंड इन यूनिफॉर्म पोजीशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल पोजीशन। मतलब एक बॉडी अगर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ही मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बैरोनी फोर्स अमल नहीं करती, तब तक। ठीक है, ओके। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेटा क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन की सिंपल सी एक डेरिवेशन है, एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है जी, फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। और थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया, थाउजेंड ऑफ टाइम्स ये पेपर में आ चुका है एमसीक्यूज। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ इज इक्वल टू एम में। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मैस। टॉपिक नंबर 5 इज अबाउट द ग्रेविटेशन। टॉपिक नंबर 5 इज अबाउट द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होती है? अच्छा, जिन बच्चियों ने फ्री कोर्स किया, मेरी एक छोटी सी मदद कर दोगे? एजू स्मार्ट चैनल है ना जो, जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं ना, व्हाट्सएप के ग्रुप्स, उनमें शेयर करो इसकी वीडियोस, और एजू स्मार्ट चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक इसी महीने पहुंचाओ। ठीक है, 10,000 सब्सक्राइबर्स। मैंने कभी किसी को नहीं बोला सब्सक्राइब करने को, मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं आप लोगों को बोलूं कि एजू स्मार्ट चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाओ। आपके पास जो भी व्हाट्सएप चैनल है ना, उनसे सब्सक्राइब। Okay, topic number 5, gravitation. Gravitation is the force of attraction between two bodies having mass. Newton law of gravitation states that every object attract every other object with a force directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Important concepts इसमें बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है, फील्ड है, वेट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सैटेलाइट्स है, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जो ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ये जो गैलेक्सीज वगैरह, प्लैनेट्स वगैरह, वो सेकंड लॉ ऑफ केपलर की वजह से करते हैं। ठीक है, फेडरल की बुक में है। फार्मूला क्या है? वेट इज इक्वल टू मास ओवर ग्रेविटी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मैसेस, वेट इज इक्वल टू एम जी, वैल्यू ऑफ जी नियर अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, आपने एक असाइनमेंट है, जी की वैल्यू पोल पे क्या है, जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या है, और जी की वैल्यू सेंटर ऑफ अर्थ पे क्या है। ये आपकी असाइनमेंट है। आप लोगों ने ये जहां भी आप वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, टिकटॉक पे देखेंगे, जहां भी आप वीडियो देखेंगे ना, वो आपने ये मुझे कमेंट करना है, इक्वेटर पे, पोल पे, और सेंटर ऑफ अर्थ। वेट एक फोर्स है बेटा, सैटेलाइट मूव करते हैं अराउंड प्लैनेट्स, सैटेलाइट प्लैनेट्स के गिर्द मूव करते हैं, और प्लैनेट्स की मूवमेंट को या सैटेलाइट्स की मूवमेंट्स को हम किस में पढ़ते हैं? सेकंड लॉ ऑफ केपलर। ये याद रखना, क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछा गया है, पिछले पेपर में। टॉपिक नंबर 6 इज अबाउट द थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हम देखते हैं बेटा। थर्मोडायनामिक्स थर्म टेम्परेचर को बोलते हैं। ओके,
Thermodynamics. Thermodynamics is about the study of heat, temperature and energy transfer. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें बेटा जो हैं, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये बेसिकली आपने याद करनी है, इनकी डेफिनेशंस वगैरह। हीट, टेम्परेचर, मेरे पास यकीन करें टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक एक टॉपिक ऐसे पढ़ाऊं जैसे पढ़ाने का हक है, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड ऑब्वियसली फिर डिफरेंस आ जाएगा। हीट, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, हीट ट्रांसफर, एंथैल्पी, इनकी डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। बारिश आ गई है माशाल्लाह। हीट ट्रांसफर के तीन अमल होते हैं बेटा, एक कंडक्शन होता है, एक कन्वेक्शन होता है, एक रेडिएशन होता है। अगर मेरे पास 1000+ कैंडिडेट्स एफएनएस के अभी, मतलब कि मुझे बोलें या मेरी कम्युनिटी में हूं, तो मैं आपको एक एक टॉपिक हर रोज यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, बेशक 2 साल कंप्लीट हो। कंडक्शन, सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन होती है। लिक्विड्स एंड गैसेस में जो होती है हीट ट्रांसफर वो कन्वेक्शन होती है। और रेडिएशन विदाउट मीडियम जो होती है, जैसे हमारे पास सन से लाइट आ रही है तो वो रेडिएशंस की शक्ल में आ रही है, ठीक है, तो इसे हीट ट्रांसफर कहते हैं जिसमें मीडियम की जरूरत ना हो। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, पहला फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी ना तो खत्म होती है ना बनती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि हीट नेचुरली फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो डील करता है हीट एंड एनर्जी के साथ। हीट ट्रांसफर सॉलिड्स में जो होती है वो कंडक्शन के जरिए होती है। हीट ट्रांसफर थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस कन्वेक्शन के थ्रू होती है। हीट फ्रॉम सन रीचेस अर्थ बाय रेडिएशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये याद रखिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अबाउट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Topic number 7 is about waves and sound. A wave is a disturbance that transfer energy from one place to another place. Waves जो होती हैं वो एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ, ये याद रखने वाली चीज है। टाइप्स ऑफ वेव, पहली वेव की वेव ट्रांसवर्स वेव्स हैं। पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये याद रखिएगा, जिसमें परपेंडिकुलर का वर्ड आ जाता है ना, अक्सर पेपर में लोग भूल जाते हैं। जिसमें पार्टिकल परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव के वो ट्रांसवर्स होती हैं, जिसमें पैरेलल होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। और मुझे भी ये याद नहीं रहता था अक्सर सेकंड ईयर में, तो मैंने पता कहाँ कहाँ कैसे याद रखा हुआ था। पैरेलल में एल आता है और एल की बेस पे लॉन्गिट्यूडनल, परपेंडिकुलर में एल कम आते हैं और वो हो गया ट्रांसवर्स। मैंने इस तरह से याद रखा हुआ। वेव टर्म्स हैं इसमें बेटा, आपको ये सारी वेव टर्म्स आनी चाहिए, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, स्पीड, इसकी डेफिनेशन और यूनिट भी आपको आनी चाहिए, पढ़ लेना। साउंड वेव्स क्या होती हैं? साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है और इसको मीडियम की जरूरत होती है। ये अलग से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये तकरीबन हर साल पेपर में आता है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, वेव ट्रांसफर करती हैं एनर्जी को। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, क्योंकि इसे मीडियम की जरूरत होती है। Frequency is measured in hertz. Doppler effect is change in apparent frequency. डॉपलर इफेक्ट वाला टॉपिक पूरा रीड करना, इसमें एक रेड शिफ्ट है, एक ब्लू शिफ्ट है, ये दोनों आपको आने चाहिए। रेड शिफ्ट क्या होता है, ब्लू शिफ्ट क्या होता है। टॉपिक नंबर 8 इज अबाउट लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या होती है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो चीजों को देखने के लिए हम यूज करते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस। रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन कहलाता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन कहलाता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मिरर, लेंस, स्नेल्स लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लेंस वाले जितने न्यूमेरिकल्स हैं ना, जितने शॉर्ट शॉर्ट, वो सारे आप पाने चाहिए, और स्नेल्स लॉ वाले। बारिश आ गई है, वाईफाई उड़ जानी है, जल्दी पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लेंस क्या होता है? लेंस रिफ्रैक्ट करते हैं लाइट को। डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। माइक्रोस्कोप इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक नंबर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट।
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की अगर हम बेटा बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर, डाई इलेक्ट्रिक। याद रखें इसमें जो यूनिट्स है ना वो आपने याद रखने। कूलम्स लॉ, force between two charges is directly proportional to the product of the charges q1 q2 and inversely proportional to the square of distance. This is called Coulomb's law. फोर्स जो है ये दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बराबर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील करती है चार्जेस एट रेस्ट को। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये याद रखने वाली चीज है। Topic number 10 is about current electricity. Current electricity deals with the flow of electric charges. Important concept की अगर हम बेटा बात करें तो करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ओम्स लॉ, सीरीज सर्किट्स, पैरेलल सर्किट्स, किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिकल पावर, दीज आर सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर वाले फार्मूले का न्यूमेरिकल भी कई बार पूछा गया है पेपर में, सो आपको ये भी आना चाहिए। इसमें V वोल्टेज है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस की स्टडी को कहते हैं बेटा। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। ओहम लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओहम। इसी तरह आपको रेजिस्टेंस के साथ कंडक्टेंस का भी एसआई यूनिट पता होना चाहिए, रेजिस्टिविटी का भी एसआई यूनिट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ये इसका एक और फॉर्मूला है पावर का। एक और भी फार्मूला है ना, P इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर, ये भी पावर का है आई थिंक सो फार्मूला। पावर का है ना, ये कंफर्म मुझे बता देना। नेक्स्ट हमारा बेटा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 11, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या होता है जी, फोर्स बाय मैग्नेट्स एंड मूविंग चार्जेस को हम इसमें डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। इनके जो यूनिट्स होते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के या मैग्नेटिक फोर्स इंडक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन के, ये आपने यूनिट्स याद रखने हैं। एलसीसी में जिस सब्जेक्ट में डिग्री हो उससे रिलेटेड टेस्ट होता है जी, एकेडमिक उसी के रिलेटेड होता है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज, मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है, साउथ साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फोल्ड फील्ड जो है ना प्रोड्यूस होता है बाय मूविंग चार्जेस। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ बिहेव लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन मूविंग चार्जेस। Topic number 12, electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the process of producing current by changing magnetic field. Important law है बेटा इसमें, फ्राडे लॉ, बड़ी दफा पेपर में पूछा गया है। फ्राडे लॉ states that changing magnetic flux induce current in a conductor. एप्लीकेशन, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर्स, ये इसके एप्लीकेशंस हैं। अब इसके जो एमसीक्यूज है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस करती है करंट बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। फ्राडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेटेड है। जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड करंट। और इसमें एक लेंस लॉ होगा, वो भी आपने पढ़ना है। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, टॉपिक नंबर 13। Electromagnetic waves are waves made up of electric and magnetic fields. They do not require a medium, can travel through a vacuum. Electromagnetic spectrum, radio waves, microwaves, infrared waves, visible light, ultraviolet rays, x-rays. अच्छा, इनमें से ना आपने गैमा रेज, आपने इनमें से याद रखनी है कुछ चीजें, वो क्या है। फ्रीक्वेंसी कौन सी वेव की ज्यादा है, असाइनमेंट आपकी। और वेवलेंथ कौन सी वेव की ज्यादा, और कौन सी वेवलेंथ किस रीजन में पाई जाती है। विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन में कौन कौन सी लाइट कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये रेज या वेव्स। फ्रीक्वेंसी कौन सी वेव्स की या रेज की ज्यादा, वेवलेंथ कौन सी वेव्स की या रेज की ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इज स्पीड ऑफ लाइट।
X-rays are electromagnetic waves. Radio waves are used in communication. Visible light is part of electromagnetic spectrum. Topic number 14 is modern physics. Modern physics deals with atomic and nuclear concepts. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की इसमें बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, बोहर एटॉमिक मॉडल है, क्वांटम मॉडल, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिजन फ्यूजन और आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्वॉल्व करता है एमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। बोहर मॉडल इज अबाउट एटम। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन को। न्यूक्लियर फिशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ हैवी मॉलिक्यूल्स। न्यूक्लियर फिशिंग का मीनिंग जॉइनिंग ऑफ लाइट न्यूक्लियर। अब आपने फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन इनकी साथ में आपको डेफिनेशंस और एग्जांपल्स का भी पता होना चाहिए। डेफिनेशन का भी और एग्जांपल का भी पता होना चाहिए। टॉपिक नंबर 15 इज अबाउट फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में बेटा आपने ये सारी चीजें याद करनी है। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स है, प्रेशर, ब्योंसी क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई दफा इसका क्वेश्चन है। आर्शिमिदस प्रिंसिपल, बर्नौली प्रिंसिपल, इसकी इक्वेशन आपको आनी चाहिए। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लो रेट, कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन, ये भी बड़ी दफा पेपर में आएगी। फ्लूइड्स इंक्लूड लिक्विड्स एंड गैसेस। buoyancy is upward force by fluid. Archimedes principle is related to buoyancy. Viscosity means resistance to flow. Bernoulli principle is related to fluid flow. टॉपिक नंबर 16 खुद देखें, मेरा पढ़ाने का दिल नहीं करता, इसको आप देखें। ये बेटा आपका एफएनएस प्रैक्टिस टेस्ट 10 है, जो आपने कमेंट बॉक्स में इनके रिप्लाई देनी है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फार्मूला ऑफ ओहम लॉ, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, heat transfer through solids is, gases exchange in lungs occur is, kinetic energy depends upon, electromagnetic waves can travel through, जनरेटर वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, बुयांसी क्या है। ये बेटा हमारा फिजिक्स का लेक्चर था जो हमने आज डिस्कस किया। अब हमारा रह गया पर्सनैलिटी टेस्ट का लेक्चर। पर्सनैलिटी टेस्ट का लेक्चर मैं कल पढ़ाऊंगा डे 7 पे, और बहुत जबरदस्त किस्म का लेक्चर होगा। उसके लिए टाइम निकाल लेना, हो सकता है मैं 7 बजे वो लेक्चर दूं। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अबाउट एएफएनएस क्लासेस, अदरवाइज मैं थक गया जी। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड से करें या जौन सी बुक आपके पास है उससे कर लें। अगर फेडरल है तो फेडरल अच्छी है। बेटा अगर आपने पेड क्लासेस को ज्वाइन करना है ना, 0306689220 हमारा नंबर है, उस पर कांटेक्ट करें, क्लासेस की डिटेल लें और ज्वाइन। अच्छा दूसरी बात, अब कुछ कैंडिडेट्स कहेंगी सर हमने तो किसी और सर की क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं। ओके, अगर आपने कर ली हैं, अगर वो इंस्ट्रक्टर आपको अच्छा पढ़ा रहा है तो आप उसी इंस्ट्रक्टर से पढ़ते रहें, उसी से गाइडेंस लेते रहें। अगर वो इंस्ट्रक्टर आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो कम से कम उसे बोलें कि सर हमें अच्छा पढ़ाएं। अगर वो फिर भी अच्छा नहीं पढ़ाता तो इस चीज के पीछे ना रहें कि अब आपने फी पे कर दी हुई है और आप उस एकेडमी में हैं। अगर कोई और इंस्ट्रक्टर अच्छा लगता है तो उसकी कोई मिन्नत समाजत करके कोई उससे फी थोड़ी बहुत कम करवा के उसके पास पढ़ने चले जाओ, ठीक है। अच्छा, अगर फिर भी आपको लगे कि आपने दूसरा इंस्ट्रक्टर भी गलत ज्वाइन कर लिया तो फिर मैं क्या बोल सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी और एकेडमी में जा चुके हैं तो कम से कम मेरी ये जो 7 डेज की क्लासेस हैं और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं वो जरूर कर लेना। अगर आपके पास मजीद किसी और इंस्ट्रक्टर को ज्वाइन करने का टाइम नहीं है। न्यूमेरिकल मैंने बोला था, बताऊंगा लास्ट पे। लेंस के रिलेटेड ऑप्टिक्स चैप्टर है, उसमें जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे ऑप्टिक्स चैप्टर, ठीक है। ये जरूर करना बेटा कि अपना साल आपका वेस्ट नहीं हो। मैं अपनी पासिंग रेशियो पहले बता चुका हूँ।
मेरी पासिंग रेशो 92% है, सिलेक्शन रेशो 18%। अगर डिफरेंट कोर्सेज की बात की जाए तो कंप्लीट कोर्स से तकरीबन 22% कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं, 14% तकरीबन कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं क्विक कोर्स से, 13% के करीब तकरीबन स्पेशल कोर्स से, 18% के करीब तकरीबन रैपिड कोर्स। ठीक है, वो ये मेरी पासिंग रेशो है, इससे अच्छी अगर आपको मिलती है तो आप ज्वाइन करें, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, लास्ट ऑनलाइन लेक्चर अपलोड कर दें, अपलोड हो चुका है, बस एडिट करने वाला रह गया, हो जाएगा अपलोड, डोंट वरी। थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम।